Welcome my children to English literature class. So today we will complete rest part of chapter number 4 from the diary of Anne Frank from your course book First Flight of class 10th. First we will revise the chapter, then we will continue. तो चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम एन फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं, चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। एन फ्रैंक, जिनका फुल नेम एनालिस मैरी है, इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और 1945 में फरवरी या मार्च के आसपास इनकी डेथ भी मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक जूइश लड़की थी और इन्होंने जब अपनी डायरी लिखी, जब ये छिपे हुए थे, कहां पर छिपे हुए थे? एम्स्टरडेम में छिपे हुए थे। नाजिस की पावर बढ़ती जा रही थी क्योंकि जर्मनी में नाजिस की सरकार बन गई थी, हिटलर का शासन हो गया था और नाजिस का कब्जा लगातार नीदरलैंड पे बढ़ता जा रहा था और ज्यूइश पॉपुलेशन पर अत्याचारों में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो गई थी, अत्याचार बढ़ गए थे ज्यूइश पॉपुलेशन पर। एन फ्रैंक की जो फैमिली थी 1942 में उनके फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में जाके छिप गई थी। 2 साल तक ये लोग छिपे रहे, लेकिन जब ये ग्रुप सामने आ गया तो इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया जो कि बर्गेन बेल्जियम में था। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या हुआ करते थे, तो यहाँ पर ज्यूइश पॉपुलेशन के लोगों को रखा जाता था, ज्यूइश लोगों को रखा जाता था और इन पर अत्याचार किया जाता था और कुछ लोगों की वहीं पर ही डेथ हो जाती थी। एन फ्रैंक की फैमिली जब अपने फादर के ऑफिस बिल्डिंग में 2 साल तक छिपी रही, लेकिन 2 साल बाद इन लोगों का पता लगा लिया गया, ये ग्रुप सामने आ गया, फिर इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया बर्गेन बेल्जियम में। वहां पर सबसे पहले एन फ्रैंक की मदर की डेथ हुई, फिर उनकी बड़ी बहन की डेथ हो गई और फिर एन फ्रैंक की भी 16 इयर्स में टाइफस से डेथ हो गई। अब अकेले सर्वाइवर बचे थे सिर्फ ऑटो फ्रैंक, एन फ्रैंक के फादर। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप से या वॉर एंड होने के बाद वो एम्स्टरडेम लौटते हैं। वहां पर एक डायरी उनको मिलती है जो कि एन फ्रैंक ने लिखी थी और सभी हिस्टोरिक इवेंट जो भी उन्होंने फील किया था वो सभी उन्होंने उस डायरी में लिखा था और ये डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड था। तभी उनके फादर ने ये जो डायरी थी वो पब्लिश कराई और इंग्लिश में इसका जो नाम रखा गया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये जो डायरी थी, ये डायरी एन फ्रैंक को उनके 13 बर्थडे पर गिफ्ट में दी गई थी और इस डायरी में एन फ्रैंक ने अपने कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स, कुछ मेमोरेबल इवेंट्स भी लिखे थे। अब देखिए, ये डेट आपको याद रखनी है। इस डायरी में जो फर्स्ट एंट्री है वो है 12 जून 1942। ठीक है, यहां से डायरी इस डेट से स्टार्ट की जाती है और फाइनल एंट्री क्या है? 1 अगस्त 1944। मिस 2 साल तक एन फ्रैंक ने डायरी लिखी जब वो लोग छिपे रहे। ठीक है, अब ये जो डायरी थी ये अपने ओरिजिनल डच में लिखी हुई थी, अपनी मूल भाषा में लिखी हुई थी, तो इससे इसको बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया गया और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक ये बन गई। बहुत सारी फिल्म्स बनी इस पे, टेलीविजन सीरियल्स बने, थिएटर इस पे किए गए, ओपेरा इस पे किए गए। इस बुक के छपने के बाद जब ये बुक बहुत सारी लैंग्वेज में छप गई, तो इस बुक के छपने के बाद एन फ्रैंक दुनिया भर में फेमस हो गई और इनकी ये जो किताब थी ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने लगी। और ये किताब किस पे बेस्ड थी? ये इनकी लिखी हुई डायरी पर ही बेस्ड थी और अपनी डायरी में इन्होंने लिखा था कि किस तरीके से उनके कंट्री पर नाजिस का कब्जा हो गया था और क्या क्या टॉर्चर इन्होंने झेला। लास्ट वीडियो में हमने देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। हम चारों बहुत अच्छे से रह रहे थे। अब आज की जो प्रेजेंट डेट है, एन फ्रैंक कहती हैं कि आज की जो प्रेजेंट डेट है जो मैं आज लिखना स्टार्ट कर रही हूँ वो है 20 जून 1942। तो इससे पता चलता है कि इस डेट से एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया और एक फ्रेंड की तरह, जिस तरीके से हम अपने एक फ्रेंड से अपनी बातें शेयर करते हैं उस तरीके से वो अपनी डायरी में लिखती हैं, क्योंकि उनका कोई क्लोज फ्रेंड तो था नहीं,
तो उनको अपनी सभी बातें शेयर करनी थी और अपने इस फ्रेंड का नाम, अपनी डायरी का नाम क्या रखती हैं वो? किटी। अब इस डायरी में उन्होंने अपने बचपन का एक इवेंट लिखा है, एक बहुत ही मेमोरेबल एक किस्सा लिखा है। अब देखिए एनी फ्रैंक अपनी डायरी स्टार्ट करती हैं, वो लिखती हैं, डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. आप देखिए एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं कि आज पूरी क्लास शेक कर रही थी। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, कि सभी लोग डर के मारे, सभी लोग नर्वस के मारे कांप रहे थे, सभी के जो पैर हिल रहे थे। क्योंकि आज क्या था, रीजन ये था कि आज जो फोर्थ कमिंग, अब जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली थी, टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन पीछे ही रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज रिजल्ट डिक्लेरेशन है, आज सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आज टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन पीछे ही रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। एनी फ्रैंक लिखती हैं अपनी डायरी में कि क्लास में बैट्स लगी हुई थी, शर्तें लगी हुई थी कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। जी एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us. मैं और मेरी फ्रेंड जीएन, हम दोनों हंस रहे थे जो पीछे दो लड़के बैठे थे ना, उनकी बेवकूफी पे। सीएन एंड जैक्स, उनका नाम था सीएन एंड जैक्स, who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन दोनों लड़कों ने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग शर्त पर, दांव पर लगाई हुई थी। अब यहाँ पर एन फ्रैंक लिखती हैं कि हम दोनों उन दोनों लड़कों पर हंस रहे थे कि वो दोनों लड़के इतने बेवकूफ थे, उन्होंने अपनी हॉलीडे की सारी सेविंग्स दांव पर लगा रखी थी, बैट में लगा रखी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। अब सुबह से लेके रात तक एन फ्रैंक बताती हैं कि पूरी क्लास में या पूरे फ्रेंड्स के सर्कल में बस सुबह से लेके रात तक यही डिस्कशन हो रहा था कि तुम पास हो जाओगे, चलो मैं तो नहीं हूँगा, तुम तो पास हो जाओगे। तो जैसे हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं, जिस दिन रिजल्ट का डे होता है ना, तो सभी बच्चे क्लास में डिस्कशन करते हैं, अरे तुम तो पास हो जाओगे, तो दूसरा कहता है कि अरे मैं तो पास नहीं होऊंगा लेकिन तुम जरूर हो जाओगे। तो इस तरीके का डिस्कशन क्लास में चल रहा था, बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि चलो तुम तो पास हो जाओगे, मैं तो नहीं होऊंगा। Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब देखिए एन फ्रैंक कहती हैं कि जीएस जो मेरी फ्रेंड थी वो रिक्वेस्ट कर रही थी, एक तरीके से प्रार्थना कर रही थी। प्लीडिंग का मीनिंग होता है प्रार्थना करना, ग्लैंसेस का मीनिंग होता है झलक या एक नजर देखना। तो जब मैंने जीएस की तरफ देखा, वो प्रार्थना कर रही थी, जैसे कहते हैं ना कि भगवान हमें पास करा दे, तो वो इस तरीके के गेस्चर में नजर आ रही थी। और मेरा गुस्सा जो निकल के बाहर आ रहा था, आउटबर्स्ट का मीनिंग होता है एक ऐसी स्थिति, गुस्से की एक ऐसी स्थिति जो सबके सामने आ जाती है। मेरा गुस्सा जो निकल के बाहर आ रहा था वो भी उन लोगों को शांत नहीं कर पा रहा था। इफ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो ना, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब एन फ्रैंक कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो मेरी क्लास में इतने सारे डमीज है ना, एक क्वार्टर ऑफ द क्लास मीन्स क्लास में 1/4 स्टूडेंट्स तो ऐसे ही है ना जो डमीज हैं, जो बिल्कुल स्टूपिड है या मूर्ख है, कि उनको क्लास में बैक ही रह जाना चाहिए, पीछे ही रह जाना चाहिए, उनको नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एन फ्रैंक सोचती हैं कि जो टीचर्स होते हैं ना, वो इस अर्थ पे सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कि उनके डिसीजन के बारे में कोई भी नहीं जान सकता। वो कब अपना डिसीजन चेंज कर दें, कब किसको नेक्स्ट क्लास में भेज दें, कब किसको इसी में ही रहने दें। ठीक है, I am not so worried about my girlfriends and myself. अब एन फ्रैंक कहती हैं कि मुझे अपने लिए और अपनी फ्रेंड के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी।
वी विल मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, लेकिन बस एक ओनली सब्जेक्ट था जिसके बारे में मुझे श्योर नहीं था, वो था मैथ्स। सब बच्चों को मैथ्स की चिंता रहती है ज्यादातर। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। एनीवे अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम सबको तो अभी इंतजार ही करना है, लेकिन रिजल्ट आने तक, जब तक हम सभी को एक दूसरे को सांत्वना देनी चाहिए, एक दूसरे को हिम्मत देनी चाहिए कि वो अपना हिम्मत बना के रखें, सभी लोग पास हो जाएंगे। तो हम सभी लोगों को एक दूसरे को सांत्वना देनी चाहिए। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं सभी टीचर्स के लिए बहुत प्यारी थी, सभी मुझे प्यार करते थे। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women, वहां पर 9 टीचर्स थे जिनमें से 7 men थे और 2 women थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स, उनमें से जो मिस्टर किसिंग थे, तो ये आपको याद रखना है, मिस्टर किसिंग जो कि एन फ्रैंक के मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस्टर किसिंग जो कि पुराने ख्यालात के थे, यहाँ पर देखिए ओल्ड फॉगी का मीनिंग लिखा हुआ है, एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, जो पुराने ख्यालों का होता है, पुराने विचारों का होता है। मिस्टर किसिंग जो पुराने ख्यालों के आदमी थे, पुराने विचारों के आदमी थे, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, was annoyed with me for ages because I talked so much। एन फ्रैंक कहती हैं कि वो मुझसे इतना चिढ़ते थे, उनको देख के ऐसे लगता था कि कितने सालों से, कितने जन्मों से मुझसे वो चिढ़ते हैं। एनॉयड का मीनिंग होता है चिढ़ना, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सारी वार्निंग देने के बाद भी जब मैंने बातें करना बंद नहीं किया, तो उन्होंने मुझे एक होमवर्क दे दिया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक चैटर बॉक्स, एक ऐसे जो कि चैटर बॉक्स पे लिखना था। चैटर बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? एक बातूनी। मिस्टर किसिंग ने एज ए पनिशमेंट एन फ्रैंक को एक सब्जेक्ट दिया, एक टॉपिक दिया लिखने के लिए, उस पर उनको एक ऐसे लिखना था जिसका नाम था, इस टॉपिक का नाम था ए चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? इस टॉपिक पे आप क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी about that, later I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो मैंने सोचा और मैंने डिसाइड किया कि इसके बारे में तो मैं बाद में चिंता करूंगी, और मैंने अपनी नोटबुक पे एक नोट डाला, एक चैटर बॉक्स, इस पे उनको ऐसे लिखना था, तो मैंने अपनी नोटबुक पे एक नोट डाला और अपने बैग में उस नोटबुक को टक्ड कर दिया, मीन्स सेफली उसको अपने बैग में रख दिया, और मैंने क्लास में शांत बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग, अब देखिए शाम को जैसे बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, तो उस शाम एनी फ्रैंक ने जब अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तभी उनकी आंखों के सामने वो नोट आया, उस पर उनकी नजर गई। वो जो नोट था क्या था? वो एक चैटर बॉक्स, इस पर एन फ्रैंक को ऐसे लिखना था, तो इस नोट पर एन फ्रैंक की नजर जाती है अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर सोचना शुरू किया कि मैं इस टॉपिक पे, ये जो एक चैटर बॉक्स, इस पे क्या लिख सकती हूँ। मैंने सोचना शुरू किया, तो उसको सोचने के दौरान मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को अपने मुंह में लगाए हुई थी और मैं उसको चबा रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words। ramble on का मीनिंग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, talk or write aimlessly for long। जब हम किसी टॉपिक पे राइट करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं aimlessly, without any point,
तो यहाँ पर देखिए रैम्बल ऑन हम कभी कभी एग्जाम में भी करते हैं, कभी किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा होता है तो हम उससे मिलता जुलता कुछ भी उसमें ऐड कर देते हैं और उसको लंबा कर देते हैं आंसर को। तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि कोई भी इस टॉपिक पे, ये जो टॉपिक उनको दिया गया था एक चैटर बॉक्स, इस पे रैम्बल ऑन कर सकता है या वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा स्पेस देके भी इस टॉपिक को लंबा खींचा जा सकता है या बड़ा बनाया जा सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन एने को एक ट्रिक आती है, उनको एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखना था। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट, कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट लिखें या कहें इस तरीके के मैनर में कि लोग उस पर विश्वास करें। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक ने सोचा कि वो एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स तैयार करेंगी और उस कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट से ये प्रूफ होगा कि टॉकिंग करने की क्या जरूरत है, टॉकिंग करने की क्या नेसेसिटी होती है, कि टॉकिंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो एनी फ्रैंक ने डिसाइड किया कि वो एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट तैयार करेंगी जिससे ये प्रूफ होगा कि टॉकिंग करने की क्या नेसेसिटी होती है या टॉकिंग करने की क्या आवश्यकता है या क्या जरूरत है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे माइंड में अचानक एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 pages लिखे जो भी मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइनमेंट दिया था और मैं अब सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैं इस बात पे आर्ग्यू करती हूँ कि टॉकिंग करना, बातें करना तो हर स्टूडेंट का हक होता है, हर स्टूडेंट की क्वालिटी होती है और अब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी और हर चीज अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर एन फ्रैंक सोच रही है कि अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं क्लास में कम बात करूं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। लेकिन मैं उस हैबिट से अपने आप को क्योर नहीं कर सकती जो हैबिट मुझे अपनी माँ से विरासत में मिली है। यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं कि मेरी मदर भी बहुत ज्यादा बातें करती थी तो ये हैबिट उनको उनकी माँ से ही मिली है, तो इस हैबिट से वो अपने आप को नहीं बचा सकती। वो उतनी ही बातें करती हैं जितना कि उनकी मदर, अपनी मदर से ज्यादा नहीं। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। यहाँ पर देखिए इनहेरिटेड ट्रेड्स का मीनिंग लिखा हुआ है क्वालिटीज दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स। यहाँ पर वो क्वालिटीज जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लव एट माई आर्ग्यूमेंट्स। तो जब मैंने मिस्टर किसिंग को अपना आर्ग्यूमेंट सबमिट किया तो मिस्टर किसिंग उस पे हंसते हैं अच्छे से। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट लेसन में भी बातें करना नहीं छोड़ा और अपनी बातें क्लास में जारी रखी। प्रोसीडेड का मीनिंग होता है जारी रखना। तो जब एन फ्रैंक ने क्लास में बातें करना जारी रखा और नहीं छोड़ा, ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, तो तब उन्होंने मुझे सेकंड ऐसे दे दिया लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और इस बार के असाइनमेंट का जो टॉपिक था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। यहाँ पर देखिए इनकॉरिजिबल का मीनिंग लिखा हुआ है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ए बैड क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी जिसको करेक्ट, जिसको सही नहीं किया जा सकता। ये क्वालिटी किससे कंपेयर की जा रही थी? ये क्वालिटी एन फ्रैंक से कंपेयर की जा रही थी क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो इस बार मिस्टर किसिंग ने उनको सेकंड टॉपिक दिया, सेकंड असाइनमेंट दिया जिसका नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन, तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती हैं तो इस पर असाइनमेंट बना के इस सब्जेक्ट पे ऐसे लिख के मैंने सर को सबमिट कर दिया। And Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons। और मिस्टर किसिंग ने मुझे whole lessons, 2 whole lessons मुझे बिल्कुल भी
बातें करने के लिए नहीं टोका और उन्होंने मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं की। हाउएवर किसी तरीके से ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ, लेकिन थर्ड लेसन के दौरान वो बहुत ही ज्यादा फेडअप हो गए और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका। And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack Sad Mistress Chatterbox." और फाइनली उन्होंने थर्ड लेसन के दौरान एन फ्रैंक को एक थर्ड असाइनमेंट दे दिया और अब की बार के असाइनमेंट का नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जब एन फ्रैंक ने क्लास में बातें करना नहीं छोड़ा तो अब की बार मिस्टर किसिंग ने थर्ड टाइम उनको एक थर्ड असाइनमेंट दिया और इस असाइनमेंट का नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और उन्होंने एन फ्रैंक से कहा एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास में बातें करने के लिए इस टाइटल पर ऐसे लिखो। द क्लास रॉड आई हैड टू लाफ टू। पूरी क्लास शोर मचा रही थी, सभी हंस रहे थे और मैं भी हंस रही थी। अब पूरी क्लास क्यों हंस रही थी? क्योंकि मिस्टर किसिंग ने अब की बार थर्ड टाइम एक और टॉपिक दे दिया था एन फ्रैंक को लिखने के लिए और इस बार जो टॉपिक था वो क्या था? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, जबकि मैं अब थक चुकी थी, एग्जॉस्टेड हो चुकी थी कि मैं एक ही टॉपिक पर चैटर बॉक्स पर मैं कितना लिखूं, जो मेरी सारी थॉट्स थी ना वो अब खत्म हो चुकी थी। इनजेन्युटी का देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, कि अपने मन में जो भी थॉट्स आती हैं, जो ओरिजिनल थॉट्स आते हैं, तो उनके मन में जो भी ओरिजिनलिटी की या जो भी उनकी थॉट्स आ रही थी वो उनको अब लिख चुकी थी और अब वो थक चुकी थी इस टॉपिक पे लिखते लिखते। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, लेकिन अब टाइम था कुछ अलग करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोइट्री। अब एन फ्रैंक लिखती हैं कि जो मेरी फ्रेंड थी सैनी वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, और उसने मुझे ऑफर किया कि वो मेरी हेल्प करेगी शुरू से लेके लास्ट तक। और इस बार उन्होंने एक पोयम लिखी और इस बार जो असाइनमेंट लिखा गया ना वो वर्स में लिखा गया। वर्स का मीनिंग होता है राइमिंग की तरह। इस बार जो असाइनमेंट लिखा गया ना वो राइमिंग में लिखा गया, एक पोयम की तरह। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूदने लगी। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब एनी फ्रैंक लिखती हैं कि मिस्टर किसिंग जो मेरे साथ बार बार मजाक कर रहे थे और मुझे इस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट पे, मुझे इस भद्दे टॉपिक पर बार बार लिखने के लिए बोल रहे थे। रिडिक्यूलस का मीनिंग होता है भद्दा या मजाकिया। बार बार मुझे इस भद्दे टॉपिक पर लिखने के लिए दे रहे थे तो वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। बट मैंने भी श्योर कर लिया था, मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अब उनके साथ मजाक करूंगी और मैं अपना असाइनमेंट पूरा करके दूंगी। आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोयम को फिनिश किया और वो बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब ये जो पोयम थी ये किसके बारे में थी? ये एक मदर डक मीन्स बत्तख और फादर स्वान एक हंस जो फादर था और उनके 3 बेबी डकलिंग्स जो उनके 3 बच्चे थे उनके बारे में थी। 3 बेबी डकलिंग्स को उनके फादर ने बिटर्न कर करके मीन्स चोंच मार मार के ही मार दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज्यादा शोर मचाते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली बाय लक ये जो पोयम मैंने लिखी थी ये बिल्कुल सही जगह पर जाके लगी और ये जो जोक था मेरा बिल्कुल सही लगा। He read the poem in the class. तब मिस्टर किसिंग ने ये जो पोयम थी जो मैंने लिखी थी, जो मुझे असाइनमेंट मिला था,
ये पोयम मिस्टर किसिंग ने क्लास में पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने अपने कुछ कमेंट्स भी ऐड किए इस पोयम में, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कुछ दूसरी क्लासेस में भी मिस्टर किसिंग ने ये पोयम पढ़ी. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और जब से मुझे क्लास में बातें करने के लिए अलाउ किया गया और फिर उसके बाद मुझे कोई भी होमवर्क नहीं दिया गया, कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, और आजकल तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है. मिस्टर किसिंग तो अब हमेशा थोड़े से जोक्स भी मारते रहते हैं क्लास. तो ये था एन फ्रैंक के बचपन का, उनके स्कूल का एक छोटा सा इवेंट जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है. अब यहाँ पर देखिए उनकी डायरी से एक छोटा सा पार्ट जो आपके बुक में दिया गया है एक चैप्टर के रूप में. अब ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. इनकी जो बुक है वहां से लिया गया है. ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स क्लियर करेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.